थ्योरी ऑफ लॉ में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने जेएलओ की वैकेंसी पे जब ये वीडियो बनाई थी, तब मैंने आपको बोला था कि हमारी जो जेएलओ सीरीज है, जो जेएलओ से रिलेटेड बिल्कुल उसके सिलेबस से कन्फाइंड हम बेयर एक्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। अब ये जानते हैं कि ये बेयर एक्ट सीरीज के क्या फायदे हैं, आपको क्या क्या इसके जो बेनिफिट्स हैं आपको मिलेंगे। बेसिकली लॉ हम सब पढ़ते हैं, उसके थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को, उसके कॉन्सेप्ट्स को, बट जो लॉ से रिलेटेड जो कंपटीशन है, वनडे है या जो बेयर एक्ट वाली स्टेट है, जहां पे मेंस में बेयर एक्ट नहीं दी जाती है, एक्सेप्ट दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, यहाँ पे बेयर एक्ट दी जाती है। लेकिन इलाहाबाद, सॉरी, यूपी हो गया, बिहार हो गया, और मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पे बिल्कुल बेयर एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और खासकर जेएलओ में भी ज्यादातर क्वेश्चंस बेयर एक्ट पे आते हैं। आप सभी लॉ के कंपटीशन की लॉ से रिलेटेड कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जुडिशरी से रिलेटेड तैयारी करते हैं, या उससे भी जो भी लीगल ऑफिसर से रिलेटेड तैयारी करते हैं, आपको पता है कि बेयर एक्ट काफी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, काफी क्या, बिल्कुल 99%। और जितनी अच्छी बेयर एक्ट पे आपकी कमांड होगी, उतने ज्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, जिनमें सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होते हैं, वहां पे आपको एक दो क्वेश्चन से हो सकता है आप कॉन्सेप्ट में भी, बट 80 से 85% क्वेश्चन जो है आप बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे, अगर बेयर एक्ट के पे आपका अच्छा कमांड है। तो यूट्यूब पे पहली बार बिना किसी प्रॉफिट के बारे में सोचे हुए मैं बेयर एक्ट सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। ये बेयर एक्ट तो जो मैं अभी इसमें जो टॉपिक्स डील करूंगा, बेयर एक्ट के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आईपीसी हो गया, जो भी जेएलओ में आता है, पहले उस सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे। उस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद अगर आप लोग कहेंगे तो हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। आप उसमें अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं और टेस्ट सीरीज देंगे, तब आप देखेंगे कि कितना बेयर एक्ट पढ़ने से आपके अंदर इम्प्रूवमेंट है। हम क्या करते हैं, बेयर एक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, बेयर एक्ट के वर्ड्स को नहीं पढ़ते हैं, बेयर एक्ट की चीजों। बहुत लोग कहते हैं कि यार बुक नहीं पढ़ा तो बेयर एक्ट समझ में नहीं आया, कि नहीं, लॉ इज ए जेलस मिस्ट्रेस। लॉ एक तरीके की एक जेलस मिस्ट्रेस बोला जाता है, ये फ्रेज वर्ब है, जहाँ पे कि आप जो लॉ, आप कुछ भी ना जानते हो और बेयर एक्ट को आप बार बार भी पढ़ेंगे, तब भी आपको आइडिया हो जाएगी। हाँ, तो आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं, आपने 3 इयर्स 5 इयर्स लॉ करिए, थोड़ा बहुत भी एबीसीडी अगर आप जानते हैं लॉ के बारे में, तो बेयर एक्ट को बार बार पढ़ने से आपके दिमाग में वो चीजें बिल्कुल सेट हो जाती हैं। और बेयर एक्ट पढ़ने का एक और फायदा है, बेयर एक्ट पढ़ने के बाद आपकी जो लीगल लैंग्वेज है, जो आंसर राइटिंग, लीगल आंसर राइटिंग, जो अपने पीसीएसजे मेंस एग्जाम में, जहाँ पे मेंस एग्जाम होते हैं, जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, वहां पे आप उस लैंग्वेज को भी यूज कर पाएंगे। तो इस जो बेयर एक्ट में हम जानेंगे किस तरीके से हमें क्वेश्चंस जो आते हैं उनके बेसिस पे बेयर एक्ट को कैसे पढ़ना है, और उसके बाद बेयर एक्ट के कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा कैच वर्ड है, वो सारी बातों को हम इस बेयर एक्ट सीरीज में समझेंगे। तो चलिए, आज से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन बेयर एक्ट सीरीज को पहले स्टार्ट करते हैं, और जो भी जेएलओ में कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक हैं हम उसको पढ़ेंगे, और इस चीज का आप बेनिफिट लें, और इस चीज के बारे में, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसी एक रिसोर्स को यूज करें और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इस चीज का बेनिफिट दें। ठीक है, आज कल आपको पता है कि कितना कोचिंग का एक एजुकेशन है, बिल्कुल बिजनेस बना दिया है, कि 2-2 3-3 लाख रुपए फीस दीजिए, आप पढ़िए। बेसिकली वही पढ़ाते हैं वो दुनिया भर के केस लॉस पढ़ाते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कितना पढ़ना है, ये आपको समझना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मतलब होता है यू हैव टू बी कॉम्पिटेंट, यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट, कि आपको एक्सपर्ट नहीं होना है हर चीज में, आपको हर चीजें पता होनी चाहिए। यही कंपटीशन के एग्जाम का क्रक्स होता है, यू हैव टू बी ओनली अ कॉम्पिटेंट।
कि आपको अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा जाए तो सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट किस चैप्टर में है, सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर्स हैं जो एक जुडिशियल एस्पिरेंट से या जुडिशियल का जो कैंडिडेट है उससे एक्सपेक्ट की जाती है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, आज से हम सुप्रीम कोर्ट जो जेएलओ के सिलेबस का टॉपिक भी है उसको हम शुरू करते हैं। अब ये कहता है कि चैप्टर 4, द यूनियन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के इस चैप्टर में हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के ट्रांसफर्स कैसे होते हैं कोर्ट के, उनको अपॉइंट कैसे होता है और उनके रिमूवल कैसे होता है, और प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के जज को, उसका सुप्रीम कोर्ट और के जज के बीच में क्या एक लीगल रिलेशन स्टैब्लिश होता है, और सुप्रीम कोर्ट किस हद तक जाके जस्टिस को डिलीवर कर सकती है या इम्पार्ट कर सकती है। ये सारी चीजें हम इन प्रोविजंस, इन आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 124, देयर शैल बी a Supreme Court of India consisting of Chief Justice of India until Parliament by law prescribes by a large number, not more than 7 other judges। तो हमें ये देखना है कि 7 other जजेस के बारे में। अभी हमारे पास जो अमेंडमेंट हुआ वहां पे ये 33 हो गया, ठीक है, टोटल 33 जजेस हैं। और इसे आप एक बार करेक्ट कर लीजिएगा अगर एक दो बार, क्योंकि इसमें जो अमेंडमेंट लाया गया कि सुप्रीम कोर्ट अपने जो जजेस की संख्या है अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट इसको बढ़ा सकता है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। तो देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया until by law prescribes a large number or not more than 7 other judges। तो इस सेक्शन से हम क्या समझते हैं कि एक शैल बी का मतलब बिल्कुल ये स्टेट पार्लियामेंट की ड्यूटी है कि वो सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश करेगा, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, until the parliament by law prescribes a large number not more than 7 other judges। अब आप ये सोच रहे होंगे अरे यार ये तो हमें पता है, नहीं। अब आप इसमें देखोगे तो इसमें दो चीजें आती हैं कि कौन नंबर ऑफ जजेस डिसाइड करेगा, ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, ठीक है, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। फिर उसके बाद अभी जो जब ये कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब हुआ था तो 7 other जजेस की बात हुई थी, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उसमें होगा। फिर देयर शैल बी every judge of Supreme Court shall be appointed by President by warrant under his hand, seal, after consultation with the such of the judges of the Supreme Court and High Courts in the state as President may deem necessary for the purpose of shall hold office until he attains the age of 65 years। तो अब क्या क्वेश्चन बनता है इस बेयर एक्ट के क्लॉज से कि हु विल अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय हुम, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जज। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो किसको अपॉइंट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को, कि जज को अपॉइंट कर रहा है, किसके कंसल्टेशन से, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कंसल्टेशन से और हाई कोर्ट के जजेस के कंसल्टेशन से। तो जाहिर सी बात है इसको हम कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी जो हम पढ़ेंगे सिर्फ बैरेक्ट में जो लिखा हुआ है उसके बारे में। तो हु विल अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है।
उसके बाद व्हाट इज द एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस? एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस इज 65। तो 65 जो है जज की। इस क्लॉज से हमें क्या दो चीजें मिली कि हु विल अपॉइंट, president will appoint supreme court judges and high court with the consultation of supreme court and high court. The president will appoint judges of the supreme court with the consultation of the supreme court and high court. Age of the supreme court, age of जो retire until the attains the age of the 65 years. तो अब ये कब तक ऑफिस को होल्ड करेंगे? जैसे ही 65 का एज अटेन कर लेंगे, 65 इयर्स तक। यहाँ पे क्या है? होल्ड ऑफिस अंटिल द ही अटेन्स द एज ऑफ 65। तो वो अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे अंटिल, जब तक वो 65 इयर्स के नहीं हो जाते। अटेंस का मतलब प्राप्त कर लेते हैं, अपनी एज पे वो पहुंच जाते हैं 65। ठीक है, मतलब 64 थे और अगले साल वो 65 के हो गए। तो ये जो है जैसे 65 कंप्लीट हो जाएगा, ही विल और शी विल रिटायर। Provided in the case of the appointment of judge other than Chief Justice, the Chief Justice of India, Chief Justice of India shall always be consulted, shall always be consulted, एक सेकंड रुक जाइए जरा, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। Shall always be consulted provided that a judge may by writing under his hand address to president resign his office. Judge may be removed, the judge may be removed his office in the manner provided in clause 4. The age of judge Supreme Court shall be determined by such authority or in such manner parliament by law provide. तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ, जैसे कि आप मान लो ये प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन चीफ जस्टिस, अगर किसी जज का अपॉइंटमेंट करना है अदर देन चीफ, चीफ जस्टिस के अलावा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल ऑलवेज बी, शैल ऑलवेज बी कंसल्टेड। तो अगर चीफ जस्टिस को अपॉइंट नहीं करना है, उसकी जगह किसी और जज को अपॉइंट करना है, जैसे मान लीजिए कि यूयू ललित है हमारे, ठीक है, यूयू ललित हमारे इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। अगर उनको मान लो गुजरात के किसी हाई कोर्ट के जज को हाई सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, तो जब सुप्रीम कोर्ट के जज को बनाना है तो ये जो प्रेसिडेंट है वो इनसे कंसल्ट करेगा, यूयू ललित से, कि क्या ये लायक हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। तो यूयू ललित अपने कंसल्ट को देंगे, लेकिन कब कंसल्ट करेंगे अदर जजेस? कि जब चीफ जस्टिस को अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, वो किसी और जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। Provided further that a judge may by writing under his hand address to the president resign his office. देखिए, जुडिशरी या किसी भी लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन किसको अपॉइंट करता है, कौन किसको रिजाइन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर जैसे एपीओ लेवल तक के एग्जाम में ये ज्यादा पूछे जाते हैं। तो प्रेसिडेंट, अब जज किसको अपना रेजिग्नेशन देगा? तो जज रेजिग्नेशन देगा प्रेसिडेंट को। जाहिर सी बात है, जो अपॉइंट करता है उसी को टर्मिनेशन का पावर होता है, उसी को सस्पेंड करने पावर। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो अगर जज अपने हिसाब से रिजाइन करना चाहता है किन्हीं कारणों से, तो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देगा। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है। The judge may be removed from his office in the manner provided in clause 4। तो आगे हम clause 4 को पढ़ेंगे कि जज को किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं। इसमें एक और कैच है, वो मैं आपको बताऊंगा। The age of the age of judge of Supreme Court shall be determined by such authority in such manner as Parliament may by law provide। तो जज सुप्रीम कोर्ट के जो जज के एज को कौन कैसे डिसाइड करेगा? कोई अथॉरिटी होगी, और इन सच मैनर जो पार्लियामेंट किसी लॉ द्वारा बना के उसे प्रिस्क्राइब करेगा। तो जजेस ऑफ एज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैसे?
determined by such authority and in such manner as parliament will responsible for the कि क्या इनकी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी क्या एज होगी, वो पार्लियामेंट में उसको लॉ के द्वारा या लॉ से उसको डिटरमाइन करेगा या उसको निश्चित करेगा। The parliament shall not be person shall not be qualified for appointment as a judge of Supreme Court unless he is a citizen of India. The person shall not be qualified for appointment of judge of Supreme Court unless he is citizen. अभी अब हम जनरली कहते हैं हाँ ठीक है सिटीजन ऑफ इंडिया ही जज बन सकता है, नहीं। कुछ केसेस में नॉन सिटीजन्स भी इंडिया के अंदर कुछ अथॉरिटी की पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जज ऐसी पोस्ट है इन एनी केस, किसी भी एक्सेप्शनल से एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया ही होल्ड कर सकता है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट है, ठीक है। तो शैल नॉट बी क्वालिफाइड अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अनलेस ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब 3A क्या कहता है, क्या है इनकी क्वालिफिकेशन? हैज बीन फॉर एटलीस्ट 5 years। अच्छा, जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, इसे अपने आप बेयर एक्ट में साथ लेके बैठे और बेयर एक्ट को में मार्क करते हैं। एटलीस्ट 5 years अ जज ऑफ हाई कोर्ट, 2 or more सच कोर्ट्स इन सक्सेशन। हैज बीन एटलीस्ट 5 years जज ऑफ हाई कोर्ट का जज रहा हो, 2 or more सच कोर्ट इन सक्सेशन, या ये मान लीजिए ये गुजरात का भी जज रहा, ठीक है, और ये फिर अहमदाबाद का भी जज रहा, फिर ये उड़ीसा का भी जज रहा, सॉरी गुजरात का जज रहा, चेन्नई का भी जज रहा हाई कोर्ट का, या उड़ीसा का रहा। तो ये सक्सेशन में 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा। तो कई बार क्या होता है कि 4-5 स्टेट्स के हाई कोर्ट के जज बनने के बाद जो है तब वो एलिवेट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक है। फिर हैज बीन फॉर एटलीस्ट 10 years एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और 2 or more सच कोर्ट्स इन सक्सेशन। अब यहाँ 10 years जो है वो एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट हो, या 2 more, या मान लीजिए 2 से ज्यादा कोर्ट्स हो या उसके सक्सेशन में हो, जैसे कि ऊपर वाले में केस में था। तो हाई कोर्ट में 10 साल का, इसका मतलब ये नहीं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का वकील जो है जज नहीं बन सकता। एटलीस्ट मतलब ये एक लोअर स्टैंडर्ड है कि आपको हाई कोर्ट में वकील 10 साल की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। अगर आप 10 के बाद 11वें साल में सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं तो वो प्लस पॉइंट है। ये आपने हाई कोर्ट में डायरेक्ट नहीं करी, कुछ हमारे विद्वान विधिवेत्ता होते हैं जो लॉ एक्सपर्ट्स होते हैं वो डायरेक्ट में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो उनका जैसे वो हो जाता है। जैसे हमारी इंदु मल्होत्रा थी, आपको याद होगा, वो सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट वकील ऐसी थी जो डायरेक्ट जज बनी थी। एल नागेश्वर राव जो थे वो भी सुप्रीम कोर्ट के वकील थे और वो डायरेक्ट वकील से ज्यूरिस्प्रूडेंट थे। फिर डिस्टिंग्विश जूरिस्ट जैसे फालियस नरीमन है या जो भी है उनको भी बनाया जा सकता है। इन दिस क्लॉज द सुप्रीम कोर्ट मीन्स अ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मीन्स which exercises or which at any time before the commencement of the constitution exercise jurisdiction in any part of the territory of India. So high court means high court which exercises और विच एट एनी टाइम बिफोर। तो ऐसे हाई कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमिटमेंट बिफोर बिफोर कमिटमेंट के भी अपनी जुडिक्शन को एक्सरसाइज करते थे, तो किसी भी टेरिटरी ऑफ इंडिया के पार्ट में, तो वो भी हाई कोर्ट इस क्लॉज में माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई जब ब्रिटिश इंडिया था हमारा, तो ब्रिटिश इंडिया में क्या था कि हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे पुराना है, आपका मद्रास भी है। तो अब इनको अलग से तोड़ कर बनाएंगे, बस जजेज को तो बैठाना है, और अपने जो लॉज हैं जो ब्रिटिश के बाद, और ज्यादातर आप जानते ही हैं एज अ लॉ स्टूडेंट की सारे जो लॉज हमारे वो ब्रिटिश टाइम के हैं, उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल दे के उसको वैलिडेट कर दिया उन्होंने। तो भाई जज अपना बदल दिया, इंडियन जज बैठा दिया, सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो जज हो गया। तो हम इसके मतलब वहां उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ी ना खत्म कर देंगे कि नहीं चलो अब ब्रिटिश गए तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट जो पुराना बना इसको नया गिरा के नया बनाओ। भाई सब मोदी जी की तरह विजनरी थोड़ी ना होते हैं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आप जो है नया एक वो बना के दे रहे हैं, अच्छी बात है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले से डेवलप हुए होते हैं वो हमारे सोसाइटी के हिसाब से, हमारी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल सुटेबल होते हैं, ठीक है।
तो अभी क्या है इसमें explanation to in computing the purpose of this clause the period during which a person has been advocate any period during which person has held a judicial office not inferior to district judge after he became an advocate shall be। अभी क्या है जैसे कि मान लीजिए सपोज करिए आपका हायर जुडिशियल में हुआ, ठीक है, तो हायर जुडिशियल में आप डिस्ट्रिक्ट जज बन गए, ठीक है। अब आप वहां से एलिवेट हुए, हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट नहीं गए, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज से रिटायर हुए, और जो डिस्ट्रिक्ट जज मान लीजिए आप 2016 में बने, ठीक है, और 2016 से लेके आप 2020 तक जो है डिस्ट्रिक्ट जज रहे। ये डिस्ट्रिक्ट जज 2020 में आप रिटायर हुए सपोज करिए, और 2021 में आपने हाई कोर्ट ज्वाइन कर लिया एज ए प्रैक्टिशनर लॉयर। तो आपका ये जो 5 साल का है, जो 5 साल की प्रैक्टिस, वो दोनों कंप्यूट की जाएगी, जोड़ी जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें इसमें हैं। फिर उसके बाद इसको ऊपर कर देते हैं यहाँ पे, हाँ। The judge of Supreme Court shall not be removed from his office except by an order. The judge of Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of the President, passed after an address by each House of Parliament, supported by majority of total membership of the House, by majority not less than two-thirds of the member of the House present। अब ये जो क्लॉज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा अपने बैरक में। तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव। अब भाई हम एक तरफ कहते हैं कि आर्टिकल 50 जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, तो अब जज सुप्रीम कोर्ट के जज को तो ऐसे हटा नहीं सकते कि गवर्नमेंट गुस्सा हो या हाई कोर्ट कोई भी बड़ी अथॉरिटी गुस्सा हो हटा दिया उसको, एक ऑर्डर पास नहीं। जज ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, ये भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और इसमें लिखने की क्या बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही, सुप्रीम है, जज खुद ही सुप्रीम कोर्ट का एक गार्जियन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। और शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट after an address by each house of parliament supported by a majority of total membership of that house। तो अब ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट करेगा, किसके ऑर्डर से होगा, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से। और प्रेसिडेंट जानते हैं हमारा नॉमिनल हेड होता है, उसके पास कोई पावर नहीं होती, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एक्ट एंड एडवाइस। तो ये ऑर्डर का सोर्स क्या है, प्रेसिडेंट के ऑर्डर कहाँ से है, कैसे ये बनेगा ये ऑर्डर, इसके पीछे क्या क्या चीजें लगेंगी इस ऑर्डर को बनने में। तो इसमें हाउस के रेजोल्यूशन का पास होना बहुत जरूरी है। तो अब इसमें आफ्टर एन एड्रेस बाय ईच हाउस सपोर्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। तो टोटल मेंबरशिप जो जितनी हाउस है and उसकी जो मेजॉरिटी नॉट लेस देन टू-थर्ड ऑफ मेंबर दैट हाउस प्रेजेंट। तो टू-थर्ड मेंबर्स जो है उसमें हाउस में प्रेजेंट होने चाहिए। और हाँ, टू-थर्ड मेंबर हाउस में प्रेजेंट होने चाहिए। और voting has been presented to president in the same session for such removal on the ground of proved misbehavior and incapacity। तो एक बार सीबीआई का भी पेपर हुआ था, तो उसमें उन्होंने पूछा था कि इम्पीचमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट के जज का कि रिमूवल होता है। तो अब भाई बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, इसका रिमूवल होता है, इम्पीचमेंट हमेशा प्रेसिडेंट का होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो रिमूवल का ग्राउंड है ये मिसबिहेवियर है और इनकैपेसिटी, यही दो ग्राउंड हैं, ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब वोटिंग प्रेजेंट होगी इन द सेम सेशन फॉर सच रिमूवल, तो ये दो ग्राउंड पे मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। पार्लियामेंट में रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ एड्रेस फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूफ ऑफ द मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी ऑफ द जज अंडर द क्लॉज 4। तो अब जो प्रेजेंट करते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन के लिए जो भी है उसमें उसके प्रोसीजर को रेगुलेट करना है, तो उसको किस तरीके से रेगुलेट, पार्लियामेंट में हो रहा है तो पार्लियामेंट ही बनाएगी उसके लिए लो, तो उसको पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकता है। और किसी भी चीज पे हम डिसीजन देने से पहले हम उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन का पर्पस होता है क्या वो जो दोनों ग्राउंड है ये मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी,
इनके सफिशिएंट प्रूफ है कि नहीं है, तो उस चीज को चेक किया जाएगा। Every person appointed to be a judge of Supreme Court shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the president or some other person appointed that behalf of oath and affirmation according to the form set out in purpose in third schedule। तो जो भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होगा, ही इंटर्स अपॉन, भाई इसको ओथ लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट से। Some person appointed in the behalf by him an oath and affirmation according to form set out for the purpose in third schedule। जो तीसरा शेड्यूल है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ओथ एंड अफर्म के बारे में ही बताता है। तो हम थर्ड शेड्यूल को एक मेमोनिक्स एक तरीके से याद कर सकते हैं, तेरी कसम। ठीक है, तेरी कसम, तो ये आपको जिंदगी भर भूलेगा नहीं, तेरी कसम। तो थर्ड शेड्यूल फॉर ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ मतलब शपथ दिलाई जाती है, अगर हम आप उसको बोलचाल और लेमैन के लैंग्वेज में समझें तो कसम दिलाई जाती है। तो तेरी कसम जो है वो थर्ड शेड्यूल में है, और ओथ एंड अफर्मेशन लिया जाता है। और फिर उसके बाद, नो पर्सन हु हैज हेल्ड एज ऑफिस जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट shall plead or act in any court or before any authority within the territory of India। No person who has judge of Supreme Court shall plead or act in a court or before any authority within the territory of India। एक बार आप सुप्रीम कोर्ट का जज होने के बाद उस किसी भी अथॉरिटी में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, किसी ट्रिब्यूनल में नहीं कर सकते, किसी क्वेसी जुडिशियल बॉडी में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज जो है सुप्रीम नॉलेज ऑफ लॉ से होता है, उसके पास सारी चीजें पता होती है। तो फॉर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट जस्टिस के लिए उसको यहाँ पे बाउंड किया गया। और भी रीजंस हो सकते हैं। और जैसे हाई कोर्ट का जज हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं कर सकता, बट वो सुप्रीम कोर्ट में कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का के बाद तो कोई कोर्ट बचता नहीं, तो उसका जो जज है वो कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो अब एक ट्रेंड निकला हुआ है कि जो इतने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह हैं वो आर्बिट्रेशन अपने अपने आप को एज आर्बिट्रेटर बना लेते हैं। महीने के 10-50 लाख रुपए जो भी है, अच्छी खासी अमाउंट जो है, वो एज आर्बिट्रेटर उनको मिलता है रिटायर होने के बाद, या बहुत सारी अलाउंसेस हैं। क्योंकि इतने बड़े पोस्ट पे पहुंच जाने के बाद जो है जीवन में बहुत सारी चीजें और इच्छाएं जो हैं वो पूरी हो जाती हैं। और अब आपको राष्ट्रपति बन जाओ तो फिर आपको कोई इच्छा थोड़ी ना रहे। अभी हम परेशान हैं यार, जेल बन जाए, अरे यार हम पीसीजे बन जाए, बट आप एमएलए बन जाओ, एमपी बन जाओ, विधायक बन जाओ, तो फिर किस बात की आपकी डिजायर? तब आपको वही बात है ना कि हम सरकार की सरकारी तैयारी कर रहे हैं, हम खुद ही सरकार बन गए, जो एक आजकल यूट्यूब पे चलता भी है। तो जब आप खुद ही एक बड़े इतने बड़े बन जाओ तो सब चीजों का उतना महत्व नहीं। कोई भी चीज एक लिमिट के बाद हो जाती है, तो पावर भी आपके पास लिमिट के पास हो जाए, लिमिट के बाद ज्यादा लिमिट से बाहर हो जाए, मतलब आई मीन एक लिमिट के बाहर आपके पास पावर है, तो वो भी फिर उतना ज्यादा आप जिसको चाहोगे अपना जो भी अपने हिसाब से कर सकते हो, बट एज सब्जेक्ट टू रूल ऑफ लॉ। तो ये वीडियो देखिएगा और फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और प्लीज प्लीज इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके बेनिफिट के लिए है। ये चीजें आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। सब अपना जो है दुकान दौरी खोल के बैठे हुए हैं। अब आपको तय करना है आपको कहाँ जाना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप खुद भी पढ़िए, और अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं जिस भी लेवल के हैं लॉ से रिलेटेड, उनके साथ शेयर करिए। क्योंकि एट द एंड बेरेट से ही सब आना है, बेरेट से ही पढ़ना है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।